हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवर्धन रेदू और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ हनोई, वियतनाम में और कल रात ही मैं यहाँ लैंड हुआ था। एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहली चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थे यहाँ के शानदार ब्रिज। वियतनाम अपने यूनिक और खूबसूरत ब्रिजों के लिए काफ़ी फेमस है और इन्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि लोग इनकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। और एक बात तो यहाँ आते ही साफ हो गई कि वियतनाम को लैंड ऑफ स्कूटर्स क्यों कहा जाता है। हर तरफ स्कूटर ही स्कूटर दिखाई दे रहे थे। एयरपोर्ट से घर जाते समय मुझे एक और कमाल की जगह देखने को मिली, ट्रेन स्ट्रीट। सड़क के दोनों तरफ कैफ़े, लोग आराम से बैठे हुए और उनके बिल्कुल बीच से गुजरती ट्रेन। सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी यूनिक अनुभव था। पहले ही दिन इतना कुछ देखने को मिल गया कि मुझे लगने लगा था कि मेरा वियतनाम ट्रिप शानदार रहने वाला है। जिस बिल्डिंग को आप सामने देख रहे हैं वहीं हमारा अपार्टमेंट है। मैं यहाँ अपने कज़िन के साथ रह रहा हूँ। शाम को हमने आसपास का इलाका एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि वियतनाम में एक दिलचस्प कल्चर है। यहाँ के बहुत से लोग रात का खाना घर पे खाने के बजाय बाहर खाना पसंद करते हैं और सच में हर तरफ लोगों की भीड़, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में रौनक देखने लायक थी। छोटी सी कार देखिए, ये विनफास्ट की कार है। काफ़ी क्यूट और आकर्षक लग रही थी। बताया जा रहा है कि ये कार भारत में भी आने वाला है। हनोई की रात वाकई शानदार थी। शहर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी सेलिब्रेशन में डूबा हुआ हो। एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थे वियतनाम के झंडे। रेस्टोरेंट, कैफ़े, सड़कें, लगभग हर जगह झंडे दिखाई दे रहे थे और शहर को एक अलग ही खूबसूरती दे रहे थे। काफ़ी घूम लिया था, इसलिए अब कल सुबह मिलते हैं क्योंकि अगला पड़ाव है ओशन सिटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं ओशन सिटी की ओर। मेरे कज़िन ने बताया था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं भी इसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। मौसम भी आज कमाल का था, हल्की ठंडक और बिल्कुल आरामदायक वातावरण। ओशन सिटी हनोई से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पे है। जैसे ही हम एंट्रेंस पे पहुंचे, जगह की खूबसूरती साफ दिखाई देने लगी। बीच में लंबी झील और दोनों तरफ मार्केट। सबसे ख़ास बात यह है कि दुकानों और रेस्टोरेंट्स के पीछे ही लोगों के घर बने हुए हैं, यानी काम भी और घर भी, सब एक ही जगह। यहाँ मुझे ज़्यादातर लोकल लोग ही दिखाई दिए। अभी तक कोई ख़ास विदेशी टूरिस्ट नज़र नहीं आया। झील के बीच चलती ये खूबसूरत बोट्स पूरे माहौल को और भी आकर्षक बना रही थी। यहाँ आप बोट राइड और फ़ोटोशूट दोनों का मज़ा ले सकते हैं। पूरा इलाका इतना नया
साफ़ सुथरा और व्यवस्थित लग रहा था कि यहाँ वॉक करना भी अपने आप में एक शानदार अनुभव था। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो थी यहाँ की प्लानिंग। हर कोने को इतना फ़ोटोजेनिक बनाया गया है कि आप कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। कई बच्चों ने खुद आकर हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई, जो मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार अनुभव था। झील इतनी लंबी है कि इसका एक सिरा देखना भी मुश्किल है। बीच बीच में बने ब्रिज और आसपास की हरियाली इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और सफाई, सच में मैंने अभी तक हनोई में कहीं भी गंदगी नहीं देखी। सड़कें, फुटपाथ, पार्क, सब कुछ बेहद साफ और व्यवस्थित है। ऊपर बने व्यू पॉइंट से नज़ारा और भी शानदार दिखाई देता है। लोग यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और अपने दिन का आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर ओशन सिटी ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। अगर आप हनोई आएँ तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि वियतनाम में हमारे लिए और क्या क्या ख़ास इंतज़ार कर रहा है। आप देख सकते हो हर एक चीज़ कितनी मेंटेन की हुई है इन्होंने। मतलब वियतनाम इतना साफ़ सुथरा देश है। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? हर एक चीज़ इतनी अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है। मैं कल से हनोई में हूँ और सच में कमाल का शहर है। बहुत सुंदर है हनोई। सड़कें देख लो, बिल्डिंग्स देख लो, कुछ भी देख लो, इतना क्लीन और इतना मेंटेन किया हुआ है कि देखने का मन करता रहता है। यहाँ के लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। और ये विन के मेगा मॉल है। मेरे ख्याल से ये विन सिटी वालों का ही मॉल है। जो विनफास्ट इनकी गाड़ियों की कंपनी है, शायद उन्हीं का ही मॉल है। विनफास्ट ने पूरे वियतनाम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये देखो, विनफास्ट की छोटी डिफेंडर फिर से दिख गई। ये कार मुझे पूरे वियतनाम में सबसे ज़्यादा क्यूट लगी। मैं कल से इसे बहुत बार देख चुका हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और ये देखो हनोई का आउटर एरिया। अब हमारी हनोई में एंट्री हो रही है। ये कोई समुद्र है या कोई बड़ी झील, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी है। नीचे 2 शिप जा रहे हैं, ऑयल कंटेनर वाले। वो इतने छोटे लग रहे हैं कि देखकर अंदाज़ा ही नहीं लगता कि कितने बड़े होंगे।
और ऊपर से ये ब्रिज इतना बड़ा है कि उसके सामने सब कुछ छोटा लग रहा है। इसको क्रॉस करने में भी हमें काफ़ी समय लग गया। यहाँ से पूरा हनोई बहुत सुंदर दिख रहा है। आसमान कितना साफ और क्लियर है। सच बताऊँ तो मुझे हनोई में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है। आज मेरा दूसरा दिन भी पूरा होने वाला है और मुझे पता ही नहीं चला। पूरा शहर इतना कलरफुल है, इतनी लाइटिंग है कि ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही पार्टी कर रहा हो। हर जगह रौनक है और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट का नाइट व्यू देखने। मुझे पता है कि ट्रेन स्ट्रीट रात में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सिर्फ 2 मिनट हुए थे कि ट्रेन आ गई। देखियो अंकल, थोड़े जानते रहियो। तेल वाली भैंस बहुत लंबी है। ओहो, ये मशीन है। उसके बाद हम ट्रेन स्ट्रीट पे वॉक करते हुए आगे बढ़े। देखो यार, कितनी सारी दुकानें हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, सब कुछ कितना सुंदर सजाया हुआ है। टूरिस्ट्स के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ ट्रेन के टाइमिंग भी लिखे हुए थे। मैं टाइमिंग स्क्रीन पे डाल दूँगा। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे के टाइम अलग अलग होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यार, लोग यहाँ कितना रिलैक्स कर रहे हैं। हर चीज़ कितनी कलरफुल है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। फ़ोटो और वीडियो बनाने वालों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ सजाया गया है। होना भी चाहिए। टूरिस्ट इतना पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं तो उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई देता है। मुझे अभी तक किसी के चेहरे पे उदासी नहीं दिखी। हम पूरे हनोई में घूम रहे हैं और हर कोई खुश नज़र आ रहा है। शहर भी साफ़ सुथरा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब हम वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह हम एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह। रात में भी देखो यार, कितनी लाइटिंग है, कितनी सारी बिल्डिंग्स जगमगा रही हैं। पूरा शहर कितना साफ़ सुथरा और मेंटेन रखा गया है। ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पहली बार आए तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही शानदार हो जाए और उसे लगे कि वियतनाम आकर उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज सुबह हम जा रहे हैं यहाँ के एक फेमस मॉल में जो पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। पूरा मॉल ज़मीन के नीचे है। इसके कई फ्लोर हैं, पार्किंग भी पूरी अंडरग्राउंड है और ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये रही मॉल की एंट्रेंस। देखो, एंट्रेंस भी कितनी सुंदर बनाई गई है। और आज यहाँ कोई एनीमे इवेंट चल रहा है। बहुत सारे बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट्स अलग अलग एनीमे कैरेक्टर बनकर घूम रहे हैं। मैंने तो एंट्रेंस पे ही काफ़ी लोगों को देख लिया था। अब नीचे पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। वियतनाम में हर चीज़ बहुत अच्छी है, लोग फ्रेंडली हैं। हाँ, एक दिक्कत ज़रूर है कि यहाँ अंग्रेज़ी बहुत कम लोगों को आती है, इसलिए आपको ट्रांसलेटर अपने साथ रखना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये देखो, कितने शानदार कॉस्ट्यूम पहनकर लोग घूम रहे हैं। मॉल भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा स्टोर है यार।
ये कमाल है यार, ये सच में। इंडिया के मॉल में है किसी में अपने दिल्ली साइड या किसी गुड़गांव साइड मॉल में शायद आइस स्केटिंग? हाँ, ये कमाल है, ये होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मॉल। चल नीचे चल के देखते हैं। यार मेरे को तो इनके बालों के कलर बड़े अच्छे लगे। दो जगह सबसे ज़्यादा कॉर्नर देखने को मिले हैं अभी तक हनोई, एक इस मॉल में और एक रेलवे ट्रैक पे, जहाँ पे वो जो रेल नहीं जाती पब्लिक के बीच से, कैफ़े बने हुए साइड से, वो ट्रेन वाली। हाँ। बाकी पूरे भी हनोई में कहीं पे भी मेरे को कॉर्नर नहीं दिखे। और एक तो यहाँ काम करते हुए मिला इस मॉल में। स्टाइल बना रखा, आँखें भी वो कर रखी, हाँ तो कंप्लीट आँखें भी वाइट है, किसी की कंप्लीट गेटअप है नहीं अंडर क्रैकर जैसी आँखें, एनिमेशन स्टाइल में करे नहीं है। एनीमे स्टाइल। भाई एनीमे कल्चर बहुत फेमस है वियतनाम। जो वियतनाम की विनफास्ट की गाड़ी है जो अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, VF6 और VF7 यार सच में VF7 ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे अपने यहाँ मारुति है ना, वैसे यहाँ विनफास्ट है। हर दूसरी कार यहाँ पे विनफास्ट की है, हर दूसरी कार। विन फास्ट, विन होम्स, विन स्कूल, विन मॉल, सब कुछ विनफास्ट के नाम पे है। पूरा का पूरा टू व्हीलर विनफास्ट ने बना रखा हो। इलेक्ट्रिक मेरे को तो भाई इससे ज़्यादा कुछ शौक नहीं है हेलो। इलेक्ट्रिक। और इनकी जो फ्यूचर में गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है ना, VF9 है और इससे VF7 से शायद एक और ऊपर कौन सी है, वो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। Anchor the silent tide, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak. So talk to me. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your buddies going on and on. फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। मेरा तो यहाँ पूरा मन लग गया। मैं तो यहाँ पूरा दिन आराम से बिता सकता हूँ। यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है और बड़ों के लिए भी। बॉलिंग है, पूल है, गेमिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। अभी तो हम सिर्फ एक फ्लोर पे हैं, इसके नीचे भी कई फ्लोर और हैं। फूड कोर्ट है, स्पोर्ट्स एरिया हैं और स्केटिंग भी है। मुझे तो ये मॉल काफ़ी पसंद आया। I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type, but that ain't what I like. I want a man to keep me company and talk to me.
tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what. मॉल है अंडरग्राउंड 6 फ्लोर का। मैंने ऐसी चीज़ कहीं नहीं देखी। ये देख रहे हो, यहाँ सब लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारा वहाँ उस गेट तक ये मॉल है अंडरग्राउंड 6 फ्लोर का। है ना कमाल की चीज़। अब हम वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे थे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे और फिर शाम को आपको लेके चलेंगे हनोई के ओल्ड क्वार्टर में। ये हनोई का बहुत फेमस एरिया है, पुराने हनोई की झलक यहाँ देखने को मिलती है। ये देखो, हमने एक छोटी सी गली से शॉर्टकट लिया और ये गलियाँ भी कितनी सुंदर है। What I need. Think you're the silent. गलियाँ बहुत कमाल की लगेगी। That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. अब रात को हम ओल्ड क्वार्टर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने सुबह बताया था। और सच कहूँ तो रात में हनोई और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये छोटी डिफेंडर फिर से दिख गई। पूरा हनोई हर समय खूबसूरत लगता है। यहाँ से ओल्ड क्वार्टर शुरू हो जाता है। पूरा यानी ओल्ड क्वार्टर का एरिया इतना सुंदर लग रहा है, रात को तो और भी ज़्यादा। अगर आप हनोई आएँ तो रात में ओल्ड क्वार्टर एरिया में ज़रूर घूमना। हाँ, मैं इस वक्त होंगकियम लेक हनोई में, और ये कमाल की मार्केट है। मैंने ऐसी मार्केट नहीं देखी हनोई में अभी तक। ये सबसे अच्छी मार्केट और सबसे पुरानी मार्केट है हनोई की। और मेरे को यहाँ लेने हैं वियतनाम के सोविनियर्स। यो मेटल है ओके हो। यो मेटल मेरा सोविनियर्स और फ्रीज मैग्नेट्स अभी लिए। ये 1.5 लाख रुपए के 2 मैग्नेट्स हैं, यानी कि हमारे हो गए 500 इंडियन करेंसी में 500, वियतनाम में 1.5 लाख रुपए। कहते हैं ना कि इंडिया का 1 रुपया वियतनाम के 300 रुपये बनता। मुझे यहाँ नॉनवेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला। फ्रूट्स की कार्ट और जूस वगैरह भी काफ़ी देखने को मिले। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन नॉनवेज यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ लोग लोकल हैंडक्राफ्ट की चीज़ें भी बेच रहे हैं। एक ही कप है। देख तो ले वहाँ खा के। बहुत कप। और नीचे हाथों में भी यूँ हो रहा है, पता नहीं क्या है। होंगकियम लेक में कोई टेस्ट नहीं है इसका। वेफर्स है, जैसे वेफर्स। और खा ही नहीं जा रहे थे, सच में खा ही नहीं जा रहा था। बहुत पता नहीं है क्या टेक्नोलॉजी है क्या। और ये जो परफ्यूम आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर नकली हैं, क्योंकि ओल्ड क्वार्टर इसी चीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ आपको जो भी मिलेगा ज़्यादातर फर्स्ट कॉपी या फेक मिलेगा।
फॉरेनर्स और बाकी टूरिस्ट यहीं ज़्यादा आते हैं। शहर की जो मेन लोकेशन होती हैं लोग वहीं घूमना पसंद करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा कि फॉरेनर्स खूब शॉपिंग कर रहे हैं। जूते और बाकी हाई एंड ब्रांड्स के मॉडल भी कई लोग फर्स्ट कॉपी वाले पहन रहे थे। सही भी है, जो पसंद आए पहन लो, कुछ समय इस्तेमाल करो और फिर बदल लो। सस्ता भी पड़ता है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि हनोई के खुद के लोग रात में बहुत ज़्यादा घूमने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा वियतनामी कल्चर ऐसा है कि लोग रात का खाना ज़्यादातर बाहर ही खाते हैं, घर पे कम खाते हैं। इसलिए लोग यहाँ रात को खाना खाने आते हैं, घूमते हैं और रिलैक्स करते हैं। còn ai với ai lại vẫn căng buồn xa người theo làn gió mơ vì biết đâu mọi thứ chưa ban đầu. अभी भी देख लो, रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जाग रहा हो। हर तरफ लोग घूम रहे हैं। ये जो लेक आपको सामने दिख रही है ना, इसकी पूरी सर्कल रोड पे हम घूमने वाले हैं। सामने जो ब्लू लाइट दिख रही है, वहीं से हमने शुरुआत की थी और अब यहाँ तक आ गए हैं। अब पूरा चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि इस लेक के चारों तरफ क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है। देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है। इतनी लाइटों से पूरा हनोई चमक रहा है। यहाँ फ्लैग भी हर जगह देखने को मिलते हैं। अच्छा भी लगता है, शहर की पहचान और डेकोरेशन दोनों बन जाते हैं। टूरिस्ट भी देखकर कहते होंगे कि वाओ, लोगों ने अपनी सिटी को कितना अच्छी तरह संभाल कर रखा है। यहाँ के लोग भी बहुत चिल कर रहे हैं। अगर हमारी सिटी भी ऐसी होती तो हम भी ऐसे ही घूमते रहते, लेकिन हमारे यहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा मोटे लोग देखने को नहीं मिले। मौसम भी कल और आज दोनों दिन बहुत अच्छा रहा। सुबह से लेकर शाम तक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये शायद कोई आइसक्रीम पार्लर था। हाँ, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है, चाहे बच्चे हों या बड़े, सब लोग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
ये देखो, एक फॉरेनर यहाँ अपना म्यूज़िक बजा रहा है और सामने बॉक्स रखा है, जिसे मन हो कुछ पैसे डाल दे। यहाँ पूरे हनोई में लोग अपने अपने तरीके से मस्त हैं। फैशन के मामले में तो हनोई मुझे काफ़ी हाई एंड लगा। और ये सामने हो ची मिन है। वियतनाम का जो हो ची मिन सिटी है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी जी हैं, वैसे ही वियतनाम के लोगों के लिए हो ची मिन है। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूमकर। पता ही नहीं चला कि कब 3-4 घंटे निकल गए। टाइम सच में उड़ गया। और कल सुबह हम जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास जगह। वहीं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। साथ ही एक ऐसे म्यूज़ियम भी जाएंगे जो वियतनाम और अमेरिकन इतिहास दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ कुछ पुराने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी रखे हुए हैं। इस टाइम हम आ चुके हैं हनोई की बा दिन डिस्ट्रिक्ट में, और ये फेमस है एक चीज़ के लिए, बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे भी यहाँ हनोई आके ही पता चला, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और ये है हनोई की हू ताइपे लेक, जिसको बॉम्बर 52 लेक्स भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल सेंटर में है हनोई डिस्ट्रिक्ट के। और ये क्यों फेमस है ना, मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो ये है अमेरिका का B-52 बॉम्बर, जो यहाँ क्रैश हुआ था 27 दिसंबर 1972 में। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका यहाँ पे बम गिराने के लिए आया था इनकी डिस्ट्रिक्ट पे, हनोई, जो कि हनोई है, और एक फोंगना सिटी है उसके ऊपर। और ये काफ़ी नीचे उड़ रहा था। यूएस को पता नहीं था कि यहाँ इनके पास, वियतनामियों के पास एयर मिसाइल है, और उन्होंने इनको मार गिराया। कमाल है, सच में कमाल है। ये आज भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफ़ी फेमस है यहाँ की। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है यहाँ। इसका जो बाकी का जो पार्ट है ना, वो कहीं और गिरा था, तो उस पार्ट को यहाँ की गवर्नमेंट ने एक म्यूज़ियम में रख दिया है, जो कि यहाँ का वॉर म्यूज़ियम भी है, जिसको बोला जाता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ जाऊँगा, दिखाऊँगा कि आपको इसका बाकी का पार्ट। और यहाँ चारों तरफ देखो, चारों तरफ कैफ़े हैं, सब कुछ है। आप यहाँ बैठ के कुछ टाइम एंजॉय भी कर सकते हो। ये शायद सामने यहाँ स्कूल है, कोई बच्चों की आवाज़ आ रही है। ये कमाल है यार, आज भी ऐसा 1972 में ये गिरा था यहाँ। इस जेट को अमेरिका हमेशा, मतलब जब भी उन्होंने वॉर किया किसी भी कंट्री के साथ, तब उन्होंने यूज़ किया इसको। और वियतनाम और अमेरिका का वॉर तो सबको ही पता है कि कितना फेमस वॉर था। और ये वॉर अमेरिका हारा था वियतनाम से, और वियतनाम के पास इतने ख़तरनाक फाइटर जेट नहीं थे, फिर भी उन्होंने हरा दिया था इनको। कमाल है ना कि एक छोटी सी कंट्री एक सुपर पावर को कैसे हरा दी। दिखावा तो है पीढ़ी के। जबरदस्त। इससे पीढ़ी गली में घुस गए होंगे आप। ये है वो जहाँ बॉम्बर B-52 के सारे पार्ट पड़े हुए हैं बाकी के। और ये ज़्यादा दूर नहीं है उस लेक से, ये लगभग 750 मीटर की दूरी पे ही है ये लेक से। वाह यार, कमाल था ये इंजन है उसके, देख रहे हो। ये वो रडार है जिसने इसे डिटेक्ट किया था। वाह, ये उसकी मिसाइलें रखी हैं, सब कुछ। ये वाकई में यार कमाल है, काफ़ी बड़ा था।
और ये वो मिसाइलें बम्स जो इसके अंदर थे, खाली कर रखा है इन्हें वैसे तो अभी, बस उनके सेल्स रखे हुए हैं। ये वो म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये कुछ इसका और पार्ट है जो यहाँ रखा हुआ है। अमेरिकन्स को कैसा लगता होगा यहाँ आगे। ये इनका वियतनाम का खुद का जेट जो उस टाइम युद्ध में ये खुद इस्तेमाल कर रहे थे, MiG-21। ये बॉम्बर 52 के बारे में लिखा हुआ कि ये क्या क्या कर सकता था, इसकी फेरी रेंज कितनी थी, मैक्सिमम स्पीड क्या थी। मतलब ये मतलब एक तरीके से है ना इंसल्ट कर रखी है अमेरिका की इन्होंने। मुझे वैसे म्यूज़ियम पसंद तो नहीं है, पर ऐसे जो वॉर म्यूज़ियम होते हैं ना जहाँ वेपन रखे होते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। पर कोई हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जैसे पोर्ट वगैरह रख दिए, कुछ कपड़े रख दिए, वो मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता उनको देखने में। पर ये वाले आते हैं, इनमें ऐसे म्यूज़ियम्स में बड़ा मज़ा आता है मुझे। पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी बाइक्स, पुराने फाइटर जेट्स, ये एक अलग चीज़ है कि उस टाइम भी मतलब इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी, कितने अच्छे अच्छे जेट्स बनाए गए थे, मिसाइल्स बनाई गई थी। ये यहाँ की एग्ज़िट है इस म्यूज़ियम की, मैं इसकी लोकेशन डालूँगा मैप में, ये कहाँ है बिल्कुल उसकी भी, जो लेक पे गिरा हुआ है इनकी टेल, और इसकी भी म्यूज़ियम। इसकी कोई टिकट नहीं है, आप फ्री में विज़िट कर सकते हो मॉर्निंग से लेके इवनिंग 4:30 तक। मॉर्निंग में ये लगभग 7:30-8 बजे खुल जाता है। अब हम सुबह ट्रेन स्ट्रीट का व्यू लेने जा रहे हैं, देखने की मॉर्निंग में वहाँ का माहौल कैसा होता है। सुबह मुझे कैफ़े थोड़े खाली लगे, रात की तुलना में टूरिस्ट भी कम थे, लेकिन लाइटिंग और डेकोरेशन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रात में। शायद सुबह लोग आसपास के इलाकों में घूमने निकल जाते होंगे, इसलिए यहाँ टूरिस्ट कम दिखते हैं। आना भी चाहिए। हम इस वक्त बैठे हैं, मेरे पास ये हनोई की जो फेमस बियर की जो ढक्कन है उसमें हनोई राइट है, ये मैं सोवेनियर के तौर पे रखूँगा। जो आप घर देख रहे हो मेरे सामने, ये ट्रेन स्ट्रीट पे, और मतलब पूरे हनोई में आपको ऐसे ही घर मिलेंगे। इनकी जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा नहीं होती, और इसका रीज़न ये है कि अगर जब फ्रेंच का यहाँ राज था ना वियतनाम पे, तो फ्रेंच का एक रूल था भी जिसका घर जितना ज़्यादा चौड़ा होगा ना, विड्थ जिसकी ज़्यादा होगी, उस घर पे उतना ज़्यादा ही टैक्स लगेगा। तो ये लोग ज़्यादा चौड़े घर नहीं बनाते थे। हाँ, ऊंचा आप कितना ही बना लो, कितने ही फ्लोर बना सकते थे, लेकिन आप चौड़ाई नहीं कर सकते थे घर की। तो पूरे वियतनाम में ना ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। आज भी घर ऐसे ही हैं, ज़्यादा चौड़े घर नहीं है, पर ऊंचे होते हैं, 10-10 फ्लोर तक भी बना रखे हैं इन्होंने ऐसे ही। अभी हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो हनोई में काफ़ी फेमस है। मुझे भी मतलब पता नहीं था उसके बारे में, यहीं आके पता चला। रात को जब हम आ रहे थे पहली बार जब हनोई आए, तो वो थी इंदिरा गांधी के नाम से यहाँ पार्क है, ठीक है, उनके लिए एक पार्क बनाया गया है वियतनाम की तरफ से, वियतनाम गवर्नमेंट की तरफ से। वो काफ़ी पुराना पार्क है। वो क्यों बनाया गया है, क्या रीज़न था उसका, ये हम आपको वहीं जाके बताएंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा है वो पार्क।
ये है इंदिरा गांधी पार्क, कांग्रेस वेन इंदिरा गांधी। ये आप देख भी रहे होगे जैसे ये उनकी याद में बनाया गया था। और अभी मैं बताता हूँ इसकी डिटेल आपको कि क्यों बनाया गया था और ये कब बनाया गया था। और इसमें अभी कुछ सालों पहले इंदिरा गांधी जी का स्टैचू भी लगाया गया था। और ये इसकी एंट्रेंस। ये पार्क है ना 1984 को बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के लिए, और इसमें उनका स्टैचू 2007 में लगाया गया था। ये लेक काफ़ी दूर तक फैली हुई है। इसके साथ साथ रनिंग ट्रैक और पार्क भी बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये ऑफिस वगैरह हैं। मैंने कई लोगों को लंच टाइम में यहाँ पार्क में बैठकर खाना खाते हुए भी देखा। सच में बहुत बढ़िया पार्क बनाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं हनोई के आखिरी बड़े मंदिर की तरफ, जो यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं इस टाइम हनोई के टेम्पल ऑफ लिटरेचर में, और इसकी लोकेशन है कुटू जाम। शायद मैंने ठीक बोला हो। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है वो। मंदिर की एंट्रेंस ही इतनी सुंदर है कि देखते ही वाव निकल जाता है। अडल्ट टिकट की कीमत लगभग 250 रुपये थी। मंदिर काफ़ी पुराना है और वियतनाम के इतिहास को बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखा गया है। यहाँ पुरानी पेंटिंग्स, पुराने अक्षर, लेखन शैली और ऐतिहासिक चीज़ें संरक्षित हैं। वियतनाम के पुराने राजाओं की मूर्तियाँ भी यहाँ रखी गई हैं। मंदिर को कई हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारे कछुओं की मूर्तियाँ भी हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि यहाँ कहीं एक गोल्डन टर्टल भी है, शायद आगे देखने को मिले। मंदिर काफ़ी बड़ा है। ये इसका दूसरा हिस्सा है जहाँ एक सुंदर तालाब बनाया गया है। सामने तीसरे हिस्से की एंट्रेंस दिखाई दे रही है जो बहुत खूबसूरत है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी कमाल की हैं। इनके रंग आज भी इतने चमकदार हैं कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ कुछ पुरानी कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक प्रतीक भी रखे गए हैं। साथ ही पुराने समय में प्रिंटिंग कैसे होती थी उसकी जानकारी भी दी गई है।
काफ़ी सुंदर टेम्पल है ये। इसका मतलब अभी 4th फेज़ शुरू हो जाएगा टेम्पल का। अब 4th फेज़ में इनका पता नहीं क्या है, आगे मिलेगा। अभी तक तो अच्छा लगा मुझे टेम्पल, मस्ट विज़िट है। मतलब है भी पास में, मतलब ओल्ड क्वार्टर के बीचों बीच है। मतलब पूरे हनोई की हर एक चीज़ इतनी साफ़ सुंदर है, पूरा यूं ही मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। ये इनके जो कछुए हैं, ये वही कछुआ है गोल्ड वाला, जो यहाँ मतलब मैंने देखा था कि गोल्ड का कोई कछुआ रखा हुआ है। बहुत साफ़ है टेम्पल। और मैंने ना मतलब एक चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे कि पूरे टेम्पल में ना मैंने अभी तक किसी को शूज़ उतारे नहीं देखा। मतलब वियतनाम में शूज़ वगैरह उतारने का कल्चर नहीं है क्या? मतलब टेम्पल में यहाँ के जो गॉड वगैरह की मूर्तियाँ हैं, उनके पास भी और हर जगह मतलब शूज़ पहने हुए मैंने लोगों को देखा है। और उतारने भी नहीं दे रहे थे ये यहाँ पे, मतलब जो अंदर काम कर रहे हैं वो उतारने भी नहीं दे रहे थे शूज़ वगैरह को। ये कितनी सुंदर वॉल आर्ट बनाई हुई है। ये बुद्धा जी की स्टैचू हैं, मतलब पेंटिंग है अलग अलग फॉर्म में। ये काफ़ी सुंदर है। सब कुछ वॉल आर्ट इतनी सुंदर सुंदर थी ना। ये देखो सभी शूज़ पहने हुए हैं, चिल है मतलब सभी लोग, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। मतलब वियतनाम में फुल फ्रीडम है हर एक को, यहाँ के लोगों को भी और टूरिस्ट को भी। कोई कैसे घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा टेंपल होता है यहाँ लास्ट में कंप्लीट। काफ़ी सुंदर टेंपल था। और अब चलते हैं बाहर और आज के व्लॉग को यहीं द एंड करते हैं। और मेरे को हनोई काफ़ी सुंदर लगा। मस्ट विज़िट सिटी है ये भी वियतनाम की। और मिलते हैं अब आपको अगली सिटी में, जो इससे भी सुंदर सिटी होने वाली है। ओके बाय।